दोस्तों यस बैंक का रिजल्ट फ्राइडे को आया था, जिसके बाद पूरा वीकेंड पे काफी ज्यादा चर्चा हुआ यस बैंक के रिजल्ट को लेके। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यस बैंक का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आया है एज एन इन्वेस्टर और आने वाले टाइम में कंपनी काफी रिकवरी करेगी। लेकिन क्या एज ए इन्वेस्टर सिर्फ एक रिजल्ट के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं अच्छा परफॉर्म किया? और आपने रिजल्ट में भी क्या क्या चीजों को देखा है और इसके अलावा क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है या आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके चलते हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं जहां पे हम बात करने वाले हैं यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। मैं आपको काफी डिटेल में जाके समझाने का ट्राई करूंगा कि यस बैंक का जो रिजल्ट आया है इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, कहां पे हमें एक पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती है, कहां पे हमें नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं और आने वाले टाइम में क्या आउटलुक होना चाहिए अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर मैं यस बैंक के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो करंटली आज यस बैंक का शेयर प्राइस 13.45 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 सेशंस में काफी अच्छा उछाल इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है जब से इसके रिजल्ट की बात चल रही थी। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो उसके बारे में आज हम इसके डिटेल में पूरा डिस्कशन करते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पज से लेके आते हैं जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक के रिजल्ट के बारे में और मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई करूंगा कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अब हर जगह पे क्या हेडलाइन देखने को मिल रही होगी। आपको हेडलाइन देखने को मिल रही होगी कि यस बैंक ने लास्ट क्वार्टर में 129 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। अगर हम उसको लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब कि जून क्वार्टर ऑफ 21 के साथ, तब यस बैंक ने 40 करोड़ समथिंग का प्रॉफिट दिया था, जिसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब यस बैंक का 600 करोड़ का लॉस था, जिसके कंपैरिजन में यस बैंक ने अभी 129 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ इतना समझा देती है कि बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का आपको ये बताता है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया? तो यस बैंक एक पैरामीटर हो सकता है ओवरऑल एक अच्छे परफॉर्मेंस में, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हर कंपनी के और बहुत ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना चाहिए। तो यस बैंक की ये तो बात हुई नेट प्रॉफिट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको हर वीडियो में समझाता आया हूं, मैं आज फिर आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि अगर आपको किसी भी बैंक की परफॉर्मेंस को समझना है तो आप अपने आप को एज अ कस्टमर अपनी जर्नी को समझिए कि बैंक में जाके आप क्या क्या करते हैं। तो बैंक का यूज आप किस लिए करते हैं? सबसे पहले आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, या इसके अलावा या आप बैंक से लोन लेते हैं जिसके लिए आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से पैसा तो ले लेते हैं लेकिन बैंक को पैसा वापस नहीं करते। तो बैंक की जो मेजर इनकम होती है वो कहां से आती है? जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो उसके ऊपर बैंक आपको मान लो 4% का रिटर्न देता है, लेकिन जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से तो बैंक आपको 6% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बीच का जो मार्जिन होता है 2% का, वो बैंक के लिए इनकी कोर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, जो इनके मेन ऑपरेशन से इनकम निकल के आती है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी बैंक को एनालाइज करना चाहते हैं तो 3-4 चीजें तो आपको बहुत आसानी से देखनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले बैंक के डिपॉजिट कैसे हैं, दूसरा बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा है, इसके अलावा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर बैंक ने अलग अलग लोगों को अपना पैसा लेंड किया था तो उनमें से कितने लोगों ने पैसा वापस देने से मना कर दिया। अब यहां पे इन सेम चीजों के साथ मैं कुछ टेक्निकल जार्गन्स को टैग करता हूं ताकि आपके समझ में आएंगे। तो जो मैंने आपको समझाया था कि बैंक आपको 3% देता है लेकिन आपको चार्ज 6% करता है, तो जो 3% होता है वो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना बैंक का इनकम ज्यादा होगा, जो कि बैंक के लिए एक पॉजिटिव चीज होगी। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि बैंक में जितना पैसा जाएगा बैंक के लिए उतना पॉजिटिव होगा, क्योंकि उतना पैसा बैंक आके लेंड करेगा तो बैंक को इनकम आएगा। तो बैंक के लिए उनके डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी बैंक का एनालिसिस करते हैं तो आपका बैंक का डिपॉजिट, बैंक का कासा रेशो, बेसिकली कासा रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो आपको बताती है कि बैंक के पास कितने पैसे उसके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में आ रहे हैं। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसके ऊपर बैंक को सबसे कम खर्चा पड़ता है।
अगर आप एफडी करवाते हो तो शायद बैंक आपको 6% इंटरेस्ट देगा, लेकिन अगर आप अपना सिर्फ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो बैंक आपको सबसे कम 3 या 4% देता है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कासा रेशो किसी भी बैंक के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर बैंक ने अपना पैसा बहुत से लोगों को दिया है, उनमें से कितने लोग उनका पैसा वापस नहीं करने वाले हैं। मतलब कि बैंक का एनपीए कितना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है अगर किसी ने पैसा ड्यू डेट से अगले 90 दिन के अंदर बैंक को वापस नहीं किया तो उसका जो लोन होगा वो बैंक का एनपीए में चला जाएगा। तो ये सब चीजों के अराउंड डिस्कशन करेंगे तो आपको यस बैंक का भी समझ में आ जाएगा कि यस बैंक का बिजनेस इंप्रूव हुआ है या बिजनेस नीचे गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूं नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में कि बैंक ने यस बैंक के केस में इनका नेट इंटरेस्ट इनकम कैसा रहा है सितंबर के क्वार्टर में। इसको मैं कंपेयर करता हूं जून के क्वार्टर के साथ और इसको मैं कंपेयर करूंगा सितंबर क्वार्टर ऑफ 2019 के साथ भी, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले और आपको एक अच्छा आइडिया लगे कि बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैंक ने जो नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है वो है 1973 करोड़ का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर 2 के साथ, मतलब कि पिछले क्वार्टर के साथ, तो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम था 1908 करोड़। मतलब कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 3.4% का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहां पे एक और कंपैरिजन करना चाहिए आपको कि नेट इंटरेस्ट इनकम अगर मैं पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करता हूं तो बैंक के केस में हमें 3.4% का ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन बहुत जगह पे हम इसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन बताता है कि अगर आप सितंबर क्वार्टर में बैठ के कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको सितंबर क्वार्टर ऑफ 2019 के साथ भी कंपैरिजन करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 1973 करोड़ है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो यहां पे हमें 9.7% का डी ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब कि इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2186 करोड़ हुआ करती थी, जो अभी कम होकर 1973 करोड़ हो गई है। तो यहां पे छोटी सी चीज ये भी बोली जा सकती है कि बैंक एक टाइम पे बंद होने के कगार पे आ गया था। तो अगर हम इसको लास्ट क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बैंक ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यस बैंक के टोटल रेवेन्यूज की, मतलब कि टॉप लाइन की, कि अगर कंपनी ने कुछ भी कहीं से भी कमाया है तो कहां से कितना कमाया है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताने का ट्राई किया था कि हर बैंक पिछले कुछ टाइम के अंदर रिटेल बैंकिंग की तरफ काफी फोकस कर रहा है। अगर आप यस बैंक का केस भी लेते हो तो इनके एमडी का जो भी डिस्कशन होता है या इनके किसी भी टॉप इंप्लॉयज का कोई भी डिस्कशन होता है तो ये हमेशा बोलते हैं कि रिटेल की तरफ अपने आप को एक्सपेंड करने का काफी ट्राई कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे पैरामीटर की जो आपको बताने का ट्राई कर सकता है कि इन्होंने रिटेल सेगमेंट में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर किसी ने बोला है कि यहां पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वहां पे इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया है या नहीं इंप्रूवमेंट किया है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यस बैंक का जो टोटल रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में वो था 8450 करोड़ का, जो अभी कम होके हो गया है 7840 करोड़। मतलब कि इनके नेट रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज मुझे इनके रिजल्ट में देखने को मिलती है कि जो इनका रिटेल बैंकिंग है उसका जो नेट रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर का वो था 1100 करोड़ का, जो अभी बढ़ के हो गया है 1386 करोड़। तो दोस्तों यहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि यस बैंक ने बोला था कि वो रिटेल पे फोकस कर रहे हैं, तो इनका जो रिटेल का टॉप लाइन है वो पिछले एक क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बल्कि थोड़ा नहीं मैं बोलूंगा 20-30% से इंप्रूव हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव चीज मानी जा सकती है क्योंकि इनका जो फोकस था वहां पे इन्होंने इंप्रूवमेंट थोड़ा सा करके दिया है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों ये इनकम और रेवेन्यू के बाद अब हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी के लिए आप नॉर्मली देखते हैं ग्रॉस एनपीए, जो आपको बताता है कि टोटल लोन बुक में से इनका टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पे होता है प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग क्या होती है आपके लिए एज ए इन्वेस्टर, सिंपल टर्म्स में हम इसको कैसे सीख सकते हैं। अब मान लो कि प्रोविजनिंग क्या होती है। अब कंपनी ने 100 रुपीज का लोन दिया था, एक बैंक ने किसी एक कंपनी को, और उस कंपनी ने इनका 90 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया। मान लो 100 रुपीज में से उस कंपनी ने 50 रुपीज का पेमेंट नहीं किया, तो जो 100 रुपीज में से कंपनी ने 50 रुपीज का पेमेंट वापस नहीं किया था तो बैंक के लिए इसके एनपीए में चले जाएंगे। तो एनपीए में जाने के बाद बैंक ट्राई करता है कि वो पैसा वापस आ जाए, लेकिन मान लो कि कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया या सामने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो बैंक को ये 50 जो रुपीस है उसका लॉस बुक करना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। लेकिन वो लॉस बुक करने के बाद इनका नेट एनपीए कम हो जाएगा। तो नेट एनपीए का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एनपीए का फॉर्मूला होता है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग।
तो जो भी बैंक अपना प्रोविजनिंग पहले कर लेता है, मतलब कि अपने बैड डेट को पहले लॉस की फॉर्म में बुक करके एज ए एक्सपेंस उसको बुक कर लेता है, तो उनका नेट एनपीए इंप्रूव हो जाता है। तो जब भी बैंक को अपनी एसेट क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो अपनी प्रोविजनिंग को बढ़ा देता है। और बहुत से कंजर्वेटिव बैंक तो क्या करते हैं कि अपना पहले ही प्रोविजनिंग करके रख लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब उनका पैसा वापस आ जाए तो एज अ बूस्ट उनका वापस आ जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले ही प्रोविजनिंग करके रखा हुआ था। तो यस बैंक के केस में ये इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंट के टाइम में प्रोविजनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी काफी सारे डिसीजन आए थे और सुप्रीम कोर्ट से काफी सारे बैड डेट को लेकर भी डिसीजंस आए थे। तो वो आपको थोड़ा सा इंसाइट देंगे यस बैंक के केस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाने का ट्राई करता हूं कि बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कितना रहा है इस रिसेंट के क्वार्टर में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं ग्रॉस एनपीए की बात करता हूं तो बैंक ने रिपोर्ट किया है कि इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 16.90% का है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर के साथ, मतलब कि जून के क्वार्टर के साथ, तो जून क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस एनपीए 17.3% का था। मतलब कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका जो ग्रॉस एनपीए है, मतलब कि एसेट क्वालिटी है, वहां पे हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब यस बैंक का ग्रॉस एनपीए 7.39% हुआ करता था। मैं बोलूंगा कि आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बैंक एक टाइम पे बिल्कुल बंद होने की कगार पे आ गया था। मतलब कि काफी सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे, जिसके बाद बैंक ने सर्वाइव होने के बाद लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अपने ग्रॉस एनपीए को इंप्रूव किया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम इसके नेट एनपीए की बात करते हैं तो बैंक का नेट एनपीए भी इंप्रूव हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में इनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो वैल्यू था वो था 4.96%, जो करंटली कम होके हो गया है 4.71%। मतलब कि बैंक ने अपने बैड डेट्स का प्रोविजनिंग किया है, जिसके बाद इनका नेट एनपीए कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है यहां पे। लेकिन अब दोस्तों आपको यहां पे ये देखना चाहिए कि बैंक ने प्रोविजनिंग कितने का किया है, क्योंकि प्रोविजनिंग जितना ज्यादा बैंक करेगा उसका उतना नेट एनपीए कम हो जाएगा, लेकिन बैंक का उतना प्रॉफिट भी कम होगा। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही बताया था कि प्रोविजनिंग क्या होता है, वो पैसा जो वापस बैंक के लिए नहीं आएगा और बैंक जिसको एज अ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में उसको एज अ लॉस बुक कर लेता है। तो अगर हम यस बैंक के केस में इसकी प्रोविजनिंग की बात करते हैं तो दोस्तों यस बैंक ने 1187 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। लास्ट क्वार्टर में जो इन्होंने प्रोविजनिंग किया था वो 1060 करोड़ के आसपास का था। मतलब कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बैंक ने थोड़ा सा ज्यादा प्रोविजनिंग किया है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जिसके बारे में शायद आपको बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया होगा, कि रिसेंट के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। वो डिसीजन जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बैंक किसी को लोन देता है और सामने वाली पार्टी 90 डेज के अंदर उसको पेमेंट नहीं करती है, तो बैंक कंजर्वेटिव तरीके से उसको एनपीए में रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपको पता है कि मॉरिटोरियम चल रहा था और इसके अलावा बहुत से ऐसे पिटीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी करंटली चल रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बहुत से ऐसे लोन्स हैं जिनको अभी करंटली आपको एनपीए में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, जो आप आने वाले टाइम में कर सकते हो जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आपको क्लैरिटी देगा। तो यहां पे यस बैंक ने ये बताया कि उस ऑर्डर की वजह से इन्होंने 2300 करोड़ का ऐसे एडवांसेस को एज एनपीए में रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनको रिकॉग्नाइज करना पड़े और हो सकता है कि इनको रिकॉग्नाइज ना करना पड़े। लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो आने वाले टाइम में अगर इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एनपीए के अंदर, तो इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का अमाउंट बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये एक पॉइंटर था जो मुझे देखने को मिला था जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, और मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अराउंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये अकेला ऐसा बैंक नहीं है, इसके अलावा कई और भी बैंक है जिन्होंने एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। तो आने वाले टाइम एक छोटा सा प्रॉब्लम जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि फेस हो सकता है कि एनपीएस का सही अमाउंट अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है, और वो किसी को भी नहीं पता है। अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स में जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर स्ट्रेस अभी चल रहा है करंटली, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कितना एग्जैक्ट एनपीए हमारा निकल के आता है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोन मॉरिटोरियम के अंदर थे, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने बैड डेट में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में एसेट क्वालिटी के ऊपर जो प्रेशर देखने को मिल सकता है, वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जब आगे Q3 और Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यस बैंक का नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम अक्रॉस इंडस्ट्री हो सकता है, क्योंकि जो भी रेगुलेशन आता है वो सारे बैंक्स के ऊपर इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट होता है।
तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था हमारी साइड से जो हम आपको यस बैंक के रिगार्डिंग देना चाहते थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आपको बताना चाहते थे। इसके अलावा मैं आपको छोटा सा ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी फॉलो करते रहे, उन न्यूज को फॉलो करते रहे, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर अभी काफी तरीके से डिपेंड है कि मॉरिटोरियम के अराउंड जो डिसीजंस आ रहे हैं इनको कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। मैं भी टाइम टू टाइम अपनी अपडेट लेके आपके तक आता रहूंगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें जो आपके इन्वेस्टमेंट को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। तो यस बैंक के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, लेकिन इसकी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी अच्छी रिसर्च करें और अपनी रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमें आज पूछा गया है वो वोल्टास कंपनी के रिगार्डिंग पूछा गया था कि क्या वोल्टास एक स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि वोल्टास एक मिड कैप कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ के आसपास का है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे हमारे व्यूअर ने यह भी पूछा था कि कौन से इंडेक्स के अंदर वोल्टास कंपनी आती है। तो दोस्तों जिन इंडेक्स के अंदर वोल्टास को इंक्लूड किया गया है उन इंडेक्स का नाम है निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50। तो ये तीन इंडेक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर वोल्टास को इंक्लूड किया गया है। लेकिन सिर्फ ये तीन ही इंडेक्स नहीं है, इसके अलावा और बहुत से इंडेक्स हैं जिनके अंदर वोल्टास को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन जो हमने सोचा था कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो देखा होगा वोल्टास के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा, अगर आप वोल्टास के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पूरी वोल्टास की वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में क्या आपको यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कमेंट करने के साथ अपने रीजन को भी इंक्लूड करें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले और हम एक लर्निंग कम्युनिटी को बना सकें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।